नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर अब तमाम हलचल है और इस दौरे का तीसरा दिन है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं नितिन नवीन ने। पूजन के बाद बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे नितिन नवीन। बूथ अध्यक्ष के घर सुबह का जलपान किया है, यानी कि ब्रेकफास्ट किया है और आज प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल होंगे। युवा संवाद कार्यक्रम में सीधी शिरकत करेंगे और शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित होगा कॉन्क्लेव। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड के दौरे का तीसरा दिन है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए नजर आए। विशेष पूजा अर्चना करने के बाद नितिन नवीन सीधे बूथ अध्यक्ष के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाश्ता किया। उसके बाद वे बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर शिवालिक कॉलेज के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव अब लगभग 8-9 महीने का वक्त है। उससे पहले संगठन, पार्टी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पहुंचे हैं नितिन नवीन। एक अच्छी प्लानिंग भी तैयार करेंगे। बतौर युवा नेता और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जब बूथ स्तर पर अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे नितिन नवीन, उनके भरोसे को जीतने का भी काम करेंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करेंगे। देखिए, हर जगह पर कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, मौजूद हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन का। और ये वो तब की तस्वीरें हैं जब नितिन नवीन पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के। और टपकेश्वर महादेव मंदिर में बूथ पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद, क्योंकि पूजन अर्चना के बाद वो बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। आज एक बेहद अहम बैठक होनी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से आत्मविश्वास को और भी बढ़ाया जाए, इन तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर बातचीत करेंगे। चिंतन मंथन का दौर आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मेरा आग्रह है, मन की बात हमारा ये माननीय अपने नेता प्रधानमंत्री को हम सीधे सुन पाते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मन की बात के उस कार्यक्रम से हम देश भर में उन लोगों को जान पाते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से समाज सेवा करते हुए एक बिना ख्याति और बिना चर्चा में आए हुए अपने काम पर लगे रहते हैं। और मेरा आग्रह है, मन की बात हमारा ये माननीय अपने नेता प्रधानमंत्री को। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, तीसरा दिन है और यहाँ पर नितिन नवीन उत्तराखंड में मौजूद हैं। आज क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? बूथ स्तर के लोगों से मुलाकात करेंगे पवन? बिल्कुल पूजा, आपको आज नितिन नवीन का ये तीसरा दिन है उत्तराखंड दौरे का। इस दौरे में जो खास बात रही, जहां एक और उन्होंने 2027 के जीत को लेकर के मंत्र दिया है सभी कार्यकर्ताओं को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, विधायकों को, सांसदों को, वहीं कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए वो बूथ स्तरीय समिति की बैठक तक में वहां पहुंचे हैं। एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ आज उन्होंने भोजन जलपान किया है। और वहीं टपकेश्वर महादेव, क्योंकि यहाँ पर जो देहरादून का नाम है वो द्रोण नगरी के नाम से द्रोण की तपस्थली मानी जाती है, तो टपकेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और जाहिर सी बात है, जब पूजा अर्चना किसी धार्मिक स्थल पर कब कोई भी जाता है
तो शुभकामनाओं के लिए जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। तो ये भी तय है कि 2027 देखिए की पवन, क्योंकि नितिन नवीन बेहद युवा नेता है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या बदलाव लाने वाले हैं? हमने तमाम चुनाव देखे हैं विधानसभा चुनाव के, लेकिन नितिन नवीन जब आए हैं, क्योंकि युवा कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में भारी तादाद में, भारी संख्या में, क्या बदलाव की उम्मीद है पवन? बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये उनका पहला चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पश्चिम बंगाल में उनका पहला चुनाव था, पहला अनुभव था, बहुत प्रचंड जीत वहां पर उनके सौजन्य से मिली है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मिली है, इसलिए उनके अंदर और भी जोश भरा है। अब आगामी 2027 में 5 राज्यों के चुनाव है, बड़ी चुनौती है भाजपा के पास, क्योंकि कई राज्यों में हैट्रिक लगाने की उम्मीद है भाजपा के पास, और वहीं देवभूमि उससे शुरुआत करने की एक अच्छी प्रयोगशाला भी मानी जाती है। और ये भी कल नितिन नवीन ने भी यही कहा है कार्यकर्ताओं से कि देहरादून जो देवभूमि है, उत्तराखंड है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि ये एक सैन्य प्रदेश भी है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, वहीं यहाँ 4 धाम भी है। तो धर्म के लिहाज से हो, सेना के लिहाज से हो, ये सभी को देखिए अब सवाल कई हैं कि क्या उस स्तर पर जो मनोबल है वो कार्यकर्ताओं का बढ़ा पाएंगे नितिन नवीन, क्योंकि विपक्ष के पास इस विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे हैं। मुद्दा अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, और इन तमाम मुद्दों पर किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्लानिंग तैयार करते हैं नितिन नवीन, देखना बेहद दिलचस्प होगा। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर नंबर पे आगे, तुंगनाथ में चंद्रशिला में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया है। बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। लखनऊ निवासी अभिनव वाजपेयी ने उसकी मौत हो गई है। हादसे में एक युवक घायल है, 2 पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने रात में रेस्क्यू अभियान चलाया, 10 किलोमीटर पैदल चलकर नीचे शव को लाया गया है। उत्तराखंड के तुंगनाथ चंद्रशिला से एक बेहद दुखद खबर, जहां खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। बिजली की चपेट में आने से लखनऊ निवासी 19 वर्षीय युवक अभिनव वाजपेयी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रात के अंधेरे में इस दुर्गम पर्वतीय इलाकों में, बेहद जटिल इलाका है और ये जटिल रास्ता, यहां पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचता है और रेस्क्यू अभियान रात के समय में ही शुरू कर दिया जाता है। 2 पर्यटक सुरक्षित हैं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, लखनऊ निवासी बताया जा रहा है युवक। दूसरी तरफ आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से लगातार हाई अलर्ट जारी है। तुंगनाथ चंद्रशिला का ये मार्ग है, बेहद जटिल रास्ता है और रास्ते को आप देख सकते हैं। पैदल ही एनडीआरएफ की टीम यहां पर इसे तय करती है। हालांकि घटना की सूचना मिलती ही एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, एक घायल है और एक की मौत हो गई है। इस मामले में, इस हादसे में लखनऊ निवासी की मौत हो गई है। 10 किलोमीटर का ये रास्ता बेहद जटिल रहा, जिसकी वजह से कई चुनौती भी ऑपरेशन के समय देखने को मिली। हालांकि सब परेशानियों को, समस्याओं को पार करते हुए आखिरकार 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हादसे की वजह क्या है और अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं इस पूरे रास्ते पर? साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी चेतावनी जारी की जा रही है आंधी तूफान और बारिश को लेकर, प्रशासनिक अमला किस तरीके से तैयार? देखिए, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र है और वहां पर ये संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं कि कब मौसम खराब हो जाए, कब बर्फबारी हो जाए या कहीं भूस्खलन हो जाए। तो इसको लेकर पूरी जो प्रशासन है वो मुस्तैद रहता है। एसडीआरएफ की टीमें पूरे यात्रा मार्ग पर मुस्तैद रहती हैं, जिला प्रशासन मुस्तैद रहता है। तो समय समय पर इस तरह की घटनाएं आती हैं। पिछला जो अनुभव होता है उसके अनुसार
आगे की जो रणनीतियां हैं वो विभाग बना के रखता है, और अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो कोशिश की जाती है कि उस पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राहत और जो बचाव के कार्य हैं उसको किया जाए। तो इस मामले में भी यही सब देखने को मिला है। कुल मिलाकर जो तुंगनाथ चंद्रशिला के बीच का ये मामला है, और आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। खराब मौसम के बीच बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। लखनऊ का ही निवासी था, 19 वर्षीय, जिनका नाम अभिनव वाजपेयी बताया गया है। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। और 2 अन्य पर्यटक हैं, उनको एसडीआरएफ के द्वारा सुरक्षित रात को ही पहाड़ी जो दुर्गम रास्ता था उससे रेस्क्यू करके सकुशल बचा लिया गया है। 8 से 10 किलोमीटर पैदल पहुंचकर जो मृतक हैं उनके शव को नीचे लाया गया। वैधानिक कार्यवाही के लिए पुलिस के सपुर्द इस सब को फिलहाल कर दिया गया है। और जो स्थिति है वो अभी सामान्य है, क्योंकि हालांकि आज भी येलो अलर्ट जारी है, तो प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और आवश्यक ना हो क्योंकि तो आज भी येलो अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से तमाम चेतावनियां हैं बारिश को लेकर, बिजली को लेकर। जितेंद्र, क्या ये जो 10 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर किसी अधिकारी की तैनाती, क्या एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है? बिल्कुल, जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, वो पूरे रास्ते भर में जगह जगह पर मुस्तैद रहती हैं, उनकी तैनाती रहती है। और आकस्मिक अगर दुर्घटना होती है तो सीमावर्ती जो एक बेस कैंप होता है वहां पर पूरी यूनिट तैयार रहती है, चाहे आपदा प्रबंधन की हो चाहे एसडीआरएफ की हो। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस, पीआरडी के जवान और सैनिक बल तैनात रहते हैं। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले को लेकर बेहद सजग है, सतर्क है, हाई अलर्ट पर है। जितेंद्र, रेस्क्यू अभियान क्योंकि रात के समय में भी जारी था, क्या कुछ परेशानियां आई, क्या कुछ चुनौती एसडीआरएफ की टीम के सामने? जितेंद्र, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको कहा, और वहां पर बिजली की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। बारिश होती है तो जो रास्ता होता है वो भी खराब हो जाता है, उसमें फिसलन हो जाती है। तो कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो वैकल्पिक मार्ग है, और रात के अंधेरे में वैकल्पिक मार्ग को ढूंढना, वहां से रात में ही 10 किलोमीटर की चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई होती है, उस पर जाना और वहां पर रेस्क्यू कार्य करना अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन क्योंकि हमारे जो जवान हैं एसडीआरएफ के, वो पूरे साल दक्ष रूप से इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपने काम कार्य कुशलता के लिए वो जाने जाते हैं। यही कारण रहता है कि रात के 10-10 किलोमीटर रात को पैदल चलकर भी वो रेस्क्यू अभियान को चलाते हैं। कई सारी दिक्कत और परेशानियां जब आती हैं तो उनमें वो मुस्तैद रहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित किया जाता है रात के समय में भी। हालांकि ये बेहद जटिल रास्ता, पर्वतीय इलाके का ये दुर्गम रास्ता कहलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया, 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एक की मौत हो गई है इस हादसे में। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं प्रेमी के परिवार पर बर्बरता बंधक बनाकर कमरे में बेरहमी से उसे पीटा गया है, लाठी डंडे से हमला किया गया है। एक वीडियो वायरल है। प्रेम प्रसंग के बाद युवती वाले बेहद आक्रोशित नजर आए। दर्जन भर आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। टिकोला गांव में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली आपको एक खौफनाक तस्वीर दिखाएंगे। यहां एक प्रेमी कपल को के फरार होने के बाद जो युवती का परिवार था उस पर हमला किया गया। युवक के परिवार की तरफ से एक कमरे में बंधक बनाकर युवती के परिवार के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडों से, चप्पलों से परिवार को लहूलुहान किया गया। बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद मैंगलोर पुलिस ने दर्जन भर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच लगातार जारी है। कानून व्यवस्था को ये लोग ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे। 1, 2 या 3 लोग नहीं है, बल्कि 10 से अधिक संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं जो युवती के परिवार के साथ बेरहमी करते हुए नजर आ रहे। उनके साथ मारपीट की जाती है। ये डरावनी तस्वीर है। थाना मंगलोर में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के संबंध में ही जो है कुछ लोगों को
172 BNSS के अंतर्गत जो है अरेस्ट भी किया गया था, और उसी में जब तहरीर मिली है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुल मिला के 10 लोग नामजद हैं। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। तो सभी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन में जो कार्यवाही होगी, जिन जिन लोगों के नाम आएंगे, जो लोग पहचाने जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद भयावह है। हालांकि इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ही खौफ रहा होगा इन लोगों के मन के अंदर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरशद हुसैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, मामला क्या है? अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? श्रुति, आपको बता दूं, हालांकि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पर पुलिस ने जो है लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ इस प्रकरण को लेके मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि प्रेम प्रसंग का यह मामला था जिसमें जो है एक पक्ष के लोगों को इन लोगों ने पकड़ा और उसको बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई और पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि सीओ मंगलोर के निर्देश पर लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी श्रुति, लेकिन सवाल तो कई है। देखिए, इन तमाम लोगों में कानून का कोई डर भय नजर नहीं आ रहा। अरशद, अब सवाल ये भी है, क्या परिवार की तरफ से कोई तहरीर दी गई है युवती के परिवार की तरफ से, और उनके घर वालों की हालत क्या बताई जा रही है? घायलों की अवस्था क्या है अभी? देखिए, घायल की अवस्था अभी सुचारू अगर बात करें तो ठीक ठाक बताई जा रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले का ये मामला था जब ये वीडियो वायरल हुई थी। तो वहीं अगर बात करें तो फिलहाल जो है दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो एक अभी पुलिस नारसन पुलिस चौकी में इस प्रकरण को लेकर जो है जांच कर रही है, और अब पुलिस का कहना है कि जल्दी इन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से आश्वस्त कराया गया है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अरशद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। चंपावत से खबर